वेलकम बैक वंस अगेन। इस सेगमेंट में हम लोग हेल्थ से रिलेटेड गुफ्तगू करेंगे और उसमें ख़ास तौर पर बात करेंगे हर्बल इलाज के हवाले से और हड्डियों की कमज़ोरी के हवाले से कि हड्डियों की कमज़ोरी जब हड्डियों को ग़िज़ाइयत भरपूर नहीं मिलती, कैल्शियम की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, तो उस वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं और ये वक्त के साथ साथ एज की वजह से भी होते हैं और फिर कुछ आपकी जेनेटिक डिजीज़ भी होती हैं, बोन्स की प्रॉब्लम, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम सामने आती है। लेकिन जिगर की ख़राबी और विटामिन डी की कमी जो है वो इस मसले की बुनियादी वजह भी बन सकती है। और इसके अलावा ये जो हमारे जोड़ होते हैं इनकी जो प्रॉब्लम आ जाती है, इनमें फ्लूइड की ख़त्म हो जाना, ख़ासतौर पर हम लोग घुटने का देखते हैं फ्लूइड ख़त्म हो जाना, शटिका के मसाइल पैदा हो जाना और हड्डियों से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसके हवाले से ऑल्दो अगर हम लोग दूसरा इलाज देखें तो उसके लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन्स भी मौजूद हैं, रोमाटोलॉजी भी इसके हवाले से इलाज करें। लेकिन हर्बल जो तरीकाकार है वो अरसा दराज से चला हुआ आ रहा है और उसको बड़ी अहमियत हासिल है। इसी तरीके से हमारी सोसाइटी में भी उसको बहुत एक्सेप्टेंस मिलती है और उससे बहुत सारे लोगों को इलाज में जो है ना वो मदद भी मिलती है और उनको ऐसा महसूस होता है कि हमें बहुत सारी ऐसी कैटेगरी है जिनको ये लगता है कि सिर्फ हर्बल इलाज ही हमें सूट करता है। इसीलिए आज हम लोग हर्बल इलाज के ऊपर ही बात करेंगे कि कैसे भी रहता है। हाँ, ये हड्डियों की कमजोरी को दूर करने में कौन सा तरीका का इलाज हो सकता है और किस किस किस्म की हड्डियों की बीमारियां पाई जाती हैं जिनका इलाज मुमकिन है थ्रू हर्बलिस्ट। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए एक हर्बलिस्ट मौजूद हैं, सीनियर हर्बलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अली साहब स्टूडियोज के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अली साहब आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली बताइएगा कि ये जो हड्डियों की प्रॉब्लम्स आती हैं किसी भी जिस्म में वो किन किन वजूहात पर मबनी होती हैं, उसमें कौन कौन सी विटामिन्स की कमी हो सकती है, कैल्शियम की, आयरन की कमी हो सकती है और अमूमन ऐसे कौन से मरीज़ हैं जो आपके पास आते हैं और किस किस किस्म की बीमारियों को आप डील करते हैं एज ए हर्बलिस्ट? आपने एक ही लाइन में 4 से 5 क्वेश्चंस इकट्ठे कर इसलिए अब आपकी तरफ तो मैं कैटेगोरिकली चीज़ों को डिफाइन करता चला जाता हूँ। हम तिब्बे यूनानी के अंदर कभी भी सिर्फ और सिर्फ सिंगल डेफिशिएंसीज पर बात नहीं करते। ओके। हम जब भी बात करते हैं मिजाज टेम्परामेंट के ऊपर बात करते हैं, हम अखलाक के ऊपर बात करते हैं, हम बात करते हैं कि जो बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसके पीछे एक्चुअल रीज़न क्या चल रही है। ठीक है। आया वो डाइजेशन है, ठीक है, आया वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, आया वो बॉडी के अंदर कोई डिफरेंशिएटेड ह्यूमर है जिसे हम सूए मिजाज भी कहते हैं। अब जब सूए मिजाज की कैफियत होगी तो ऑब्वियसली पूरी बॉडी का जो एक सिस्टम है, पैटर्न है, वो टोटली डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और उसकी वजह से वेस्ट मटेरियल्स ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन है बॉडी में वो कम होती चली जाएगी। तो इस चीज़ को रूल आउट किए बगैर हम कभी भी एक किसी चीज़ को पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं। हाँ, मॉडर्न मेडिसिन या मॉडर्न रिसर्चेस की अगर हम बात करें तो वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, विटामिन डी, इन चीज़ों की डेफिशिएंसीज को किसी हद तक आइडेंटिफाई करती हैं, बट नॉट एज सो। अक्सर हम जो लैब टेस्ट करवा रहे होते हैं कैल्शियम के हवाले से वो ब्लड के अंदर फ्री कैल्शियम के ऊपर हमें बताते हैं कि ब्लड के अंदर फ्री कैल्शियम इतना मौजूद है। वो हमें ये नहीं बताते कि बोन्स के अंदर कितना कैल्शियम मौजूद है। अच्छा, क्योंकि ब्लड टेस्ट है। ब्लड टेस्ट है, एग्जैक्टली। अंदर कैल्शियम की आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे? एग्जैक्टली। बोन्स के हवाले से जब हम बात करते हैं तो देयर आर सर्टेन सिम्टम्स एंड साइंस जिनको हम फॉलो करते हुए उस तरफ जाते हैं। हाँ, कुछ लैब टेस्ट भी जो है या What are those symptoms? मैं उसकी तरफ आता हूँ, लेकिन हम पहले बात कर लेते हैं कि कुछ डायग्नोस्टिक मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं। डायग्नोस्टिक मेजर्स के अंदर हम BMD टेस्ट करवा लेते हैं, बोन मास डेंसिटी टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा एक्सरेज के अंदर किसी हद तक हमें चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। ये तो हो गया एक रेडियोलॉजी वाली साइड। अब हम आते हैं कि कौन से साइंस हैं, कौन से सिम्टम्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि बॉडी के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो गई है। द थिंग इज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, नॉट ओनली द ब्लड लेवल्स ऑफ कैल्शियम और विटामिन डी, ठीक है। तो इसके लिए जब हम चल रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं तो किस चीज़ पर बात करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डाइजेशन के ऊपर, उसकी रूटीन लाइफस्टाइल के ऊपर कि वो किस तरह की डाइट ज़्यादा ले रहा है, इनटेक क्या है, आया वो फास्ट फूड, जंक फूड ज़्यादा यूज़ कर रहा है या कि हेल्दी फूड कंज्यूम कर रहा है। ठीक, नंबर 1। सो आप लोग ओवरऑल जो है वो बॉडी का एक एनालिसिस करते हैं। ऑब्वियसली जो तिब्बे यूनानी है वो होलिस्टिकली पूरी बॉडी को ट्रीट करती है। इसने गाड़ी नहीं बना दिया इंसान को। कोई भी मसला होगा तो उसके लिए पूरी बॉडी एग्जैक्टली पूरी बॉडी को एनालिसिस करना पड़ेगा, आपके सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द बोन्स इशू, तो आपके पास सबसे ज्यादा 2026-25 इस एरा में कौन से एज ग्रुप आता है और किस किस किस्म के मसाइल लेकर आते हैं? बात क्या होती है उनकी? एज ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो मेरे पास ऑलमोस्ट तमाम एज ग्रुप्स के लोग आ रहे होते हैं जॉइंट पेन्स के साथ, बोन्स के अंदर पेन्स के साथ,
लेथार्जी के साथ, इसके अलावा डाइजेशन प्रॉब्लम्स के साथ। ऑब्वियसली डाइजेशन जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन का। ज्यादा भी हो गया ये मसला। जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसके पीछे रीजन क्या है? हमारा लाइफस्टाइल। हम लोग ना तो धूप में निकलते हैं जी, पूरा पूरा दिन हमने ऑफिस के अंदर गुजार देना है, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज भी ना होने के बराबर रह गई हैं, और जंक लेना है ज्यादा से ज्यादा। और सबसे ज्यादा इसके ऊपर चेरी ऑन द टॉप की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा एक्स्ट्रा कंजम्पशन ऑफ टी, कॉफी एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। ये कैल्शियम बस्टर्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब ही नहीं होने देते, बल्कि जो फूड के साथ हम कैल्शियम ले रहे हैं उसके साथ भी बॉन्ड करके बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो ऑब्वियसली डेफिशिएंसी होना। तो आपके पास बोन्स के ज़्यादातर मसाइल जो आते हैं उसमें लोगों की जोड़ों में दर्द होती है, जिस तरीके से लोग अक्सर जिक्र करते हैं मेरे कंधे में दर्द है, मेरी बैक में दर्द है, किसी के घुटनों का मसला है। ये जो आम हम भी सुनते हैं एक नॉर्मल इंसान, यही आपके पास इश्यूज लोग लेकर आते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें मैं एक ऐड ऑन करना चाहूंगा, वो है स्पाइनल इश्यूज। खास तौर पे जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क्स हैं उनके अंदर वीकनेसेस, उनकी डिहाइड्रेशन, क्योंकि उसको जो सबसे ज्यादा चीज चाहिए होती है वो बेसिकली है कार्टिलेज, है ना। तो कार्टिलेज को सबसे ज्यादा हेल्दी रहने के लिए जो चीज चाहिए वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, ठीक है। अब वो हम बॉडी को दे ही नहीं रहे हैं, तो इसीलिए कमर के मसाइल बहुत तेजी के साथ बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अली साहब, ये जो हड्डियों को मजबूत करते हैं, हड्डियों के अंदर का गूदा होता है या कोई और प्रोटेक्शन होती है? अच्छा, ये कॉन्सेप्ट एक मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ। हाँ। हड्डियों को मजबूत जो चीज करती है वो है हड्डियों का बेस मटेरियल, जिसे आप बोन कहते हैं, ठीक है। अब बोन जिस टिश्यू से बनती है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो यूजेज है रॉ मटेरियल के हवाले से वो कैल्शियम और मैग्नीशियम का होता है, ठीक है। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम जितना ज्यादा डेंस होगा बोन के अंदर उतनी ही हड्डी मजबूत होगी। जितना वो कम होता जाएगा तो बोन जो है वो ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोपिनिया, ऑस्टियोमलेशिया इस तरह की प्रॉब्लम्स की तरफ जाती चली जाएगी, जिसे हम हड्डियों का कमजोर होना कहते हैं। सही। अब लेट्स सपोज हम रिच फूड्स खा रहे हैं जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल डाइजेशन के इशू हैं, सो वो जो हड्डियों को अब्जॉर्ब करना होता है वो कर ही नहीं पा रही। सो उसके लिए क्या इलाज दरकार है? इलाज से पहले मैं इसका मैकेनिज्म शेयर कर देता हूं कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि इसके आइडेंटिफिकेशन के बगैर हम ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जा सकते। अब होता क्या है कि जिस वक्त हमारी डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो रही है, जैसे मैंने शुरू में बात की कि तिब्बे यूनानी में हम टेम्परामेंटल बेसिस के ऊपर किसी भी पेशेंट को डील कर रहे होते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को हम टेम्परामेंटल बेसिस पर डील कर रहे होते हैं। अगर जिस्म के अंदर बलगमी कैफियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उस सूरत में क्या होगा कि हमारी डाइजेशन भी कमज़ोर हो जाएगी, जो एब्जॉर्प्शन है न्यूट्रिएंट्स की वो भी कमज़ोर हो जाएगी। तो जिस वक्त एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, डिफरेंट डेफिशिएंसीज जन्म लेंगी। ख़ास तौर पर जैसे आपने शुरू में बात की कि लिवर इसके अंदर एक बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रहा होता है। अब लिवर क्या है? लिवर इज़ द बिगेस्ट केमिकल फैक्ट्री ऑफ आवर बॉडी। जितने भी केमिकल्स हैं, अब कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये भी तो केमिकल कंपाउंड्स में आता है ना, ठीक है। इन तमाम को उसने सिंथेसाइज करवाना है, ऐसे एंजाइम्स साथ में उसने इंक्लूड करने हैं कि ये तमाम चीज़ें अपनी प्रॉपर पोजीशन पे जाके एब्जॉर्ब होती चली जाए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो डेफिशिएंसी में शुमार होगा। एंड लास्ट थिंग यहाँ पर जो बहुत ज़रूरी है ऐड ऑन करने के लिए, वो ये है कि जब हम ऐसे एलिमेंट्स ले रहे हैं, जैसे भी मैंने बताया कि जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं या जितने भी कैफीन रिलेटेड ड्रिंक्स हैं या हम कोई भी चीज़ ले रहे हैं, तो वो भी बॉडी के अंदर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोक देती है, एक बैरियर बना देती है। अब ट्रीटमेंट की तरफ हम आते हैं। ट्रीटमेंट की तरफ जब हम आएंगे तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परामेंटल बेसिस पर देखेंगे। मैं टेम्परामेंटल बेसिस को अगर कुछ देर के लिए नेग्लेक्ट भी कर दूं तो फिर भी ये पॉसिबल नहीं है कि हम बॉडी को ट्रीट कर पाएँ अच्छे तरीके से। जनरलाइज्ड होम रेमेडीज़ के हवाले से मैं कुछ चीज़ें शेयर कर देता हूं कि जिनका रेगुलर यूजेज हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, इन चीज़ों की डेफिशिएंसी नहीं होने देता। अल्लाह करीम ने हमें वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अता की हैं। ठीक है, बताइए प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल तिल सफ़ेद। सफ़ेद तिल, सफ़ेद तिल बहुत आउट क्लास चीज़ है, रिच इन कैल्शियम, रिच इन मैग्नीशियम, ठीक है। इसका रेगुलर यूज़ लाजमी रखें। रेगुलर आप किसी भी तरह ले सकते हैं, लाइक अपने सैलड्स के अंदर उसको यूज कर सकते हैं। एक बहुत मजेदार इसकी सॉस बनती है, तहीनी सॉस। तहीनी सॉस आप बना लें घर में इजीली, इंटरनेट पे आपको उसके बेशुमार रेसिपीज मिल जाएंगी। ठीक है, हर फूड के ऊपर आप उसको थोड़ा बहुत एग्जैक्टली स्प्रिंकल कर सकते हैं। इट्स वेरी वेरी डिलाइटफुल टू टेस्ट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो शैटिका है, ये बोन्स का प्रॉब्लम है या नर्व्स का प्रॉब्लम है?
ये एक बड़ा कैटेगोरिकल क्वेश्चन है आपका। हाँ, बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम बोन डीजनरेशन। अच्छा इंटरवर्टिब्रल डिस्क की डीजनरेशन से ये स्टार्ट होता है। अच्छा, नर्व कंप्रेशन आती है किस वजह से कि जो डिस्क है आपके लंबर वर्टिब्रास के अंदर, ठीक है, वो वीक होना शुरू हो जाती हैं और शैटिक नर्व से एग्जिट होने वाली जो रूट है वो वहां पर क्या दब होता है, जाती है। दबना शुरू हो जाती और है। ये खासतौर पे LV4 LV5 के दरमियान में होता है कहीं पे? एग्जैक्टली लंबर वर्टिब्रल, अगर हम लंबर वर्टिब्रास की बात करते हैं तो 3, 4, 5, S1, हाँ, S1, ठीक है, exactly। ये 4 लेवल्स हैं जहां से शैटिक नर्व कहीं से भी जो है वो कहीं शुरू से हो भी जाती है। एग्जिट हो रही होती ठीक है इन चारों लेवल्स से, सही। ठीक है। ये सेम ये फॉर्मेशन बिल्कुल होती ऐसे है ही है, हाँ। कि यहाँ से निकली और किसी लेग में चलेगी, लेफ्ट भी और राइट भी। ठीक। अब जिस साइड पर डिस्क वीक होगी वहां पर कंप्रेशन पैदा होने शुरू हो जाएगी। ओके, डिस्क इज जस्ट लाइक अ कुशन, ठीक है। अब जब वो कुशन वीक होगा तो क्या होगा, दो जो Bend स्पेसेस आएगा। हैं वहां पर कंप्रेशन आनी शुरू हो बिल्कुल, जाएगी हाँ। एंड दैट्स द पॉइंट जब जो है शैटिका पेन स्टार्ट होता है। ठीक है, अब उसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के हवाले से Yes, हम उसे सिर्फ और सिर्फ न्यूरोलॉजिकल समझकर अगर ट्रीट करते हैं तो यहाँ भी गलती है। ओके। हम और इंतबे यूनानी हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी डिस्क्स कितनी डिहाइड्रेट हो चुकी ताकि उन्हें वापस रिहाइड्रेशन की तरफ लाया जाए और कुदरती तौर पर इससे छुटकारा हासिल किया जाए। Okay. देयर आर 98% ऑफ द केसेस जिन्हें सर्जरी की जरूरत होती ही नहीं है Okay. और हमारी ये बदकिस्मती है कि 98% ऑफ द केसेस सर्जरी की तरफ चले जाते जी हैं। बिल्कुल। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, तो आप किस तरीके से डिहाइड्रेट करते करते हैं उसको? कॉल्चिकम कॉल्शिकम। कॉल्चिकम What is एक colchicum? हमारी हर्ब है सुरंजा शीरी के नाम से। अच्छा, मार्केट के अंदर सुरंजा शीरी के नाम से इजीली मिल जाती है। इट्स प्रूवन, इसके ऊपर रिसर्च स्टडीज हुई पंसार की हैं। दुकान से पंसार की मिलती दुकान से इजीली मिल जाती है। सुरंजन एक बार शीरी, फिर सुरंजा से- शीरी, सुरंजा सुरंजा शीरी, शीरी। सुरंजा शीरी, शीरी। असगंध, अस्कन। हसगन, ठीक है, अश्वगंधा भी जिसको बोला जाता अच्छा, है, अच्छा, जी, अच्छा, जी, ठीक जी। है। ठीक है। फिर कटल फिश बोन, समुंदर झाग, ये 3 चीजें हैं। कटल फिश। ये Bone. सब पंसार से मिलता है? ये सब पंसार से मिलता ठीक है है। और Okay. इजीली अवेलेबल है, बिल्कुल है। और इनएक्सपेंसिव है। ठीक। द थिंग इज कि ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है। सो इसको पीसना है क्या करना है? इसको आपने क्या करना है, घर वाले ग्राइंडर में ग्राइंड करना है, तीनों चीजों को इक्वल क्वांटिटी में लेकर, ठीक। ठीक है। 1/2 टीस्पून इसकी डोजेज है, सुबह शाम 2 टाइम। अगर सेवेरिटी ज्यादा है तो फिर इसको 3 टाइम हम कर लेंगे। ये जनरलाइज्ड के लिए और है। ये कितने टाइम स्पैन के लिए करना है? एटलीस्ट 40 डेज जो है, 40 से 90 डेज Regular. रेगुलर इसका यूज करना है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। So इससे मुझे यू ये कैन मालूम स्टडी ऑन इंटरनेट तिब्बी एज वेल। यूनानी जो है वो इंस्टेंट रिलीफ नहीं देता, वक्त के साथ साथ ट्रीट करता है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये मिसकॉन्सेप्शन भी दूर कर दूं। जब हम टेम्परामेंटल बेसिस के ऊपर करेक्ट डायग्नोज करके करेक्ट मेडिसिन देते हैं तो इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। मिलता है? इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। इंस्टेंट से मुराद विद इन फ्यू आवर्स पेशेंट Wow. रिलीफ फील करना शुरू क्या कर बात देता है। है। बट द थिंग इज कि टेम्परामेंटल बेसिस पर जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, अभी जो मैंने एक छोटा सा नुस्खा बताया है अपनी ये ऑडियंसेस को, लॉन्ग टर्म बेसिस पे। ये लॉन्ग टर्म बेसिस पर है और सेकेंडली ये जनरलाइज्ड के लिए है, ठीक। ठीक है। कोई भी नुस्खा, मैं हमेशा एक बात करता हूं कि आप अपने तबीब के मशवरे के बगैर कभी शुरू ना करें। बिल्कुल सही लेकिन कह जो रहे हैं। जनरलाइज चीजें हैं उनको उनको हम आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, वेरी नाइस। तो अली साहब, एक और चीज़ शैटिका का आपने बहुत अच्छा बताया और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल होगा इस चीज़ का। लेकिन फ्रोजन शोल्डर्स, ये प्रॉब्लम जो होती है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हमें सर्दियों में खासतौर पर देखने को मिलती है। उसकी क्या वजह है और किस तरीके से? इट्स बीन मोर देन 18 years नाउ आई एम इन प्रैक्टिस, अच्छा। माशाल्लाह। ठीक है। और इस प्रैक्टिस टाइम के दौरान जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, 95% ऑफ द केसेस आर नॉट ऑफ फ्रोजन शोल्डर। ओके, वो बेसिकली सर्वाइकल कंप्रेशन के केसेस होते हैं। सर्दियों के अंदर हमारी गर्दन के पट्टे खिंच जाते हैं, जी। बिल्कुल खींचते हैं। जिसकी वजह से जो नर्व्स हमारे बाजू के अंदर आ रही होती है, कंधे से होके उसमें कंप्रेशंस आ जाती हैं। ठीक। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे शोल्डर की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। और बिलीव यू मी, मैं सिर्फ और सिर्फ गर्दन के मसाज का मशवरा देता हूँ
और मैक्सिमम पेशेंट्स जो है उसी से इंस्टेंट रिलीफ की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो इसके लिए कोई वो चीज़ों की करने की ज़रूरत नहीं है? देखें, फिजियोथेरेपी या डिफरेंट या फिर और धूप जो में बैठना जो होता धूप है। में बैठना या और जिस तरह से हॉट Exercise। पैक आपने लगा लिया या कुछ भी इस तरह से, वो टेम्परेरी रिलीफ इस वजह से देता है कि मसल्स जो बहुत ज़्यादा स्टिफ हुए होते हैं वो थोड़ा सा ईज डाउन हो जाते हैं। ठीक है, बट द एक्चुअल प्रॉब्लम लाइज इन योर नेक। ठीक है, अपना सरहाना बदलें। अगर आप ऊंचा पिलो ले रहे हैं तो वो बदलना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। फिर सेकेंडली, अपनी जो सिटिंग हैबिट है उसके अंदर मोबाइल का यूजेज कम से कम करें। ठीक है, आप अक्सर देखते होंगे जो भी है तो वो हर वक्त यूं बैठा रहता है। इसी तरह आप जब इस तरह से बैठे रहेंगे तो क्या होगा कि आपके नेक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। सही। अब नेक का जो वो प्रेशर है ऑब्वियसली कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह तो जिस्म ने चीखना है ना कि मेरे साथ तुम ज्यादती कर रहे हो। तो वो ज्यादती सबसे ज्यादा फ्रोजन शोल्डर के नाम पर निकलती है। ठीक है। अच्छा, ये जो हम आपने पोस्चर की ही बात की, हम पोस्चर जब टेढ़ा हमारा होने लगता है तो हाँ, ये जो यहाँ पर एक गूदा सा निकलने लगता है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो उसको हम जो है हर्बली या मतलब उसके लिए भी आजकल तो लग जाए, हाँ, मतलब झुकने की वजह से ना ये शोल्डर्स हमारे ऊपर हो जाते हैं। फॉरवर्ड बेंडेड शोल्डर्स जी, और डोगर्स हम्प। राइट। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, फैट डेपोजिशन हो रही होती है जो कि मुसलसल हमारे C7, T1, T2, T3 के ऊपर प्रेशर डाल रहे होते हैं। ठीक है, इसको डिसॉल्व करने के लिए सिर्फ एक चीज बताऊंगा एंड इट वर्क्स मिरेकलसली। प्लीज, कैस्टर सीड ऑयल। ओके। बशर्तिया के आपको ओरिजिनल रॉ मिले। अच्छा, कैस्टर सीड ऑयल। कैस्टर सीड ऑयल, जिसको आप कैस्टर ऑयल के नाम से भी जी, जानते कैस्टर हैं, रोगने अरिंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अच्छा, अली भाई, एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा हमें देखने में आती है, जिसके ऊपर बहुत सारे मार्केट में आजकल हम देख रहे हैं, ऑयल्स एक्सट्रैक्ट्स भी बहुत सारे आ रहे हैं, घुटनों का जो है वो दर्द, और उसमें मुख्तलिफ केसेस हैं। अक्सर लोगों का जो उसके दरमियान में गूदा होता है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाता है, फ्रिक्शन आ जाती है, कुछ लोगों का गैप ज़्यादा हो जाता है। ये जो मुख्तलिफ मसाइल हैं, इसका क्या इशू है? इसको हम कैटेगोरिकली पहले जो है समझ लेते हैं कि बेसिकली घुटनों में दर्द कब कब स्टार्ट होता है। ठीक है, जो मेजर इस वक्त मिलने वाले इश्यूज हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसको मैं 3 तरह से कैटेगराइज करता हूँ। नंबर 1, जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के साथ पेन में आते हैं, यानी सोजिश, वर्म, सूजन, इस तरह के केसेस बिल्कुल आते हैं। हाँ। ठीक है, इसमें जो जॉइंट है वो किसी भी तरह से मुतासिर नहीं हुआ होता। सिर्फ और सिर्फ जो जॉइंट के अंदर की मेम्ब्रेन्स हैं उनके ऊपर स्वेलिंग आ जाती है, सोजिश आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से बर्निंग भी मिलती है, पेन भी मिल रहा होता है, जिसके साथ साथ जो है स्वेलिंग भी मिल रही होती है और पेशेंट डिस्कम्फर्ट में चला जाता है। जो सेकंड कैटेगरी आ जाती है इसमें, वो है कि जिनका आप गूदे का लफ्ज़, या अवाम अमूमन गूदे के कमी का लफ्ज़ इस्तेमाल करती है। बेसिकली गूदा कम नहीं होता, जो लुब्रिकेटिंग उसमें फ्लूइड है, जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है, बेसिकली वो फ्लूइड कम हो जाता है। ये दूसरी कैटेगरी आ गई। ठीक है, जिसकी वजह से दोनों हड्डियां टकराना शुरू कर देती हैं। एंड द थर्ड एंड मोस्ट डेंजरस वन इज जिसमें डीजनरेशन हो जाती है कार्टिलेज की, जो बोन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर अल्लाह करीम ने कार्टिलेज की लगाई होती है, जो फ्रिक्शन को रोकती है, वो डीजनरेट हो जाती है। और उसके डीजनरेट होने की वजह से क्या होता है फर्दर, कि सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि दोनों हड्डियां टकरा रही होती हैं, बल्कि वियर एंड टियर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब ये तीनों जो आपने बताए हैं, ठीक है, इनका हमें हर्बली ये बताएं कि हम फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू जो है वो इलाज मुमकिन है, या कोई हर्बल टोटके हो सकते हैं कि हम मेडिकल उसकी तरफ जाएं बिना दवाइयों की तरफ। अच्छा, ये हमारी अपनी चॉइस होती है, हमने किस साइड पर जाना है, किस साइड पर नहीं जाना। मैं मेडिकली दवाइयाँ ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। दैट्स ग्रेट। अगर आप अवॉइड करते हैं तो फिर हर्ब्स जो हैं बेसिकली These are the basic thing जो अल्लाह करीम ने आपके लिए बनाई। सही बात है, सही ठीक है। सबसे पहली जो कैटेगरी मैंने बताई कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेमेशन हो रही है, वहां पर आप क्या करें, अमृत धारा के नाम से किसी भी अच्छे पंसारी की दुकान से आपको किसी भी अच्छी कंपनी का इजीली ये कंपाउंड अवेलेबल हो जाता है। अमृत धारा। ठीक है, ये बड़ा ज़बरदस्त है इन्फ्लेमेशंस को इंस्टेंटली रिलीफ देने के लिए। आप 10 ड्रॉप्स जो है अमृत धारे के ले लें और तकरीबन 100 ml मस्टर्ड ऑयल के अंदर या
ऑलिव ऑयल के अंदर उसको मिक्स कर लें और उससे जस्ट मसाज मसाज करें करना सुबह शाम, इंशाल्लाह ताला ये आपको वंडरफुल रिजल्ट्स देगा। अच्छा, हमारे पास टाइम खत्म होने वाला है, Okay. लेकिन एक ये जिगर की जो गर्मी होती है उसकी खात्मे के लिए जो है कोई हर्बल जड़ी बूटियां हो जिसका इस्तेमाल करके हो सकता ये है? एक बहुत लंबा टॉपिक है। जी, जी, जिगर जी। की गर्मी नाम की प्रैक्टिकली कोई चीज़ नहीं होती Okay. है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि लेकिन लिवर, इंडाइजेशन के प्रॉब्लम होते जी हैं। मैं उस acidity हवाले से और एक जनरलाइज reflux- बता देता जी। हूँ, जिसे अमूमन जिगर की गर्मी कहा जाता है। हाथ पाँव में जलन आती है जी। जिसकी वजह से, उसके लिए बहुत इजी चीज़ है, आप घर के अंदर सौंफ, ठीक, उसके साथ आप यूज़ करेंगे अदरक, सौंफ, ठीक अदरक, है, और लास्ट चीज़ है रेवन चीनी। रेवन चीनी, जी Okay. ये पंसारी की दुकान से इजीली मिल जाएगा। ठीक। तीनों चीज़ें आपने 1-1 ग्राम ले लेनी है, 1.5 कप पानी में बॉईल करें। जब 1 कप पानी रह जाए तो उसको सुबह खाली पेट पी लिया करें। इंशाल्लाह विद इन 7 to 11 डेज आपको जितनी भी जलन है हाथों के अंदर, हथेलियों के अंदर, वो ख़त्म होती चली जाएगी। थैंक यू सो बहुत वेरी शुक्रिया मच, मोहम्मद बहुत अली साहब शुक्रिया। आपके वक्त के लिए, और बहुत तफसीलन आपने तमाम तर इश्यूज़ जो एटलीस्ट सामने आते हैं, जोड़ों के मसाइल, वो हमने भी आपसे पूछने की कोशिश की और आपने उस पर हमें जवाब दिया। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। ख़वातीन और हज़रात, लास्ट सेगमेंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे एंड दैट इज़